नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस पेपर का चैप्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसमें पहला चैप्टर एवरेज स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 1 में मैं लगभग 51 क्वेश्चन करवाऊँगा, पर 51 क्वेश्चन करवाने में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था और फाइल का साइज़ जो है, जो वीडियो फाइल थी उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। और चूँकि मैं जहाँ हूँ वहाँ नेट की उपलब्धता अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो वीडियो अपलोड करने में जो है समस्याएं हो रही थी। इसीलिए कल हम लोगों ने 28 क्वेश्चन ही किया, या 28 क्वेश्चन का वीडियो ही अपलोड हो पाया। उससे आगे आज हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और हो सकता है कि मैंने बात की थी कि पार्ट 2 पार्ट में मैं एवरेज कराऊंगा, पर हो सकता है 3 हो जाए, डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। इसी तरह और भी चैप्टर्स जो भी हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के हिसाब से उसमें उतने पार्ट्स बन पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का ही वीडियो मैं चाहता हूँ कि हो, ताकि आप लोग देखें पूरा। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि आप लोग वीडियो को शेयर क्या कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन है, जो कि हमें प्रेरित करता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमसे कुछ सीख पाते हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है या आपकी कुछ समस्याएं रह जाती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकें, या हम में कुछ कमी है तो उसे हम हटा सकें, बेहतर बना सकें वीडियो, और भी अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि आप उससे ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हम लोग आज कल से आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल 28 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आज 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है। 23वां परिणाम का मान क्या होगा? आप याद कीजिए, कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि उसमें सप्ताह के 7 दिन थे, प्रथम 4 और अंतिम 4 की बात की जा रही थी। मतलब जो बीच वाला दिन था, चौथा दिन, वो रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 45 परिणामों में से पहले 22 और अंतिम 22, 22 44। ठीक है, तो बीच वाला जो है 23वां परिणाम वो छूट रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। हो सकता है जो रिपीटेड वाला हो वो बीच वाला नहीं हो, जो छूट रहा हो वो भी बीच वाला नहीं हो। जैसे ये 45 था, 45 में से बोल सकता था पहला 30, है ना, और आखिरी 14, है ना। पहला 30 और आखिरी 14 में 31वां छूटेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि दोनों जगह जो आपकी संख्याएं होती है, प्रथम 22 और अंतिम 22, तो वो दोनों संख्याएं समान होती है ना। और अगर हम प्रथम 30 और अंतिम 14 बोले, तो 30 और 14 असमान होती है। बस यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, आज हम लोग उसको करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिपीटेड वाला किया था, आज हम लोग छूटने वाला क्वेश्चन करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर कोई छूट जाता है डाटा, तो हम लोग कैसे काम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं हम लोग। कह रहा है 45 परिणामों का औसत, 45 का औसत कितना है? 23। प्रथम 22 का औसत कितना है? 18। और अंतिम 22 का औसत कितना है? 21, है ना। ये दिया हुआ है आपको। तो जो 23वां परिणाम है ना, जो छूट रहा है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेसिक से अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इन 45 के योग में इन 44 के योग को माइनस कर देना चाहिए। मतलब जो आपका 23rd परिणाम होगा, 23rd वैल्यू होगा, 23rd क्वांटिटी होगी, उसका मान कितना हो जाएगा? 23 गुना 45 माइनस 18 गुना 22 प्लस 21 गुना 22, ये हो जाएगा आपके पास, है ना। अब इसके कैलकुलेशन के लिए या तो आप इसको गुना कर लीजिए, है ना, या 22 कॉमन ले लीजिए। लेकिन हम लोगों ने कल बात की थी, इसको हम दूसरे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। क्या करें, ये 23 गुना 45 रहने देते हैं, और यहाँ हम लोग इसको 23 बना लेते हैं। तो ये 23 गुना 5 गुना 22, 23 घटा 5 गुना 22, और ये 23 घटा 2 गुना 22, ऐसा कुछ हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ 23 गुना 45, 23 गुना 22, 23 गुना 22, 23 गुना 44, 45 में से 44 गया, एक 23 बच गया हमारे पास। और देखिए ये -5 गुना 22 माइनस 2 गुना 22 माइनस 7 गुना 22, और यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो +7 गुना 22।
और ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 22 गुना 7 कीजिएगा तो 154, 154 प्लस 23 177 है ना। ये आपका बेसिक मेथड है। आप बेसिक मेथड से जब भी अप्रोच करें इसको मल्टीप्लाई करने का आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कैलकुलेशन को अप्रोच करें। या फिर हम लोग कैसे करें, देखिए कल हम लोगों ने और भी 2 तरीके सीखे थे जहाँ रिपीटेशन हो रहा था वहाँ पर, तो यहाँ भी और 2 तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चीज़ निकल के आ रही है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि जो 44 लोग निकल रहे हैं, जो 44 परिणाम निकाले जा रहे हैं, वो अगर 23 ही लेके निकलते तो जो बचता 23वां परिणाम उसका वैल्यू भी कितना होता, 23 होता है ना। जो 44 परिणाम निकाले जा रहे हैं वो अगर जो एवरेज था 23 उतना ही लेके निकलते तो जो बच जाता 23वां परिणाम उसका मान भी कितना होता, 23 ही होता है ना। लेकिन प्रथम 22 23 के बजाय 18 लेके निकल रहे हैं, मतलब उन्होंने 5 छोड़ दिया, किसके लिए, इसके लिए जो बच रहा था उसके लिए। और अंतिम 22 23 के बजाय 21 लेके गए, उन्होंने 2 छोड़ दिया, इसी के लिए है ना। क्लियर है। तो ये देखिए कितना हो गया, 23 जोड़ 7 गुना 22 177। अब देखिए हम लोगों ने रिपीटेशन वाला में जो यही क्वेश्चन किया था, वहाँ क्या हो रहा था, जहाँ औसत कम था वहाँ माइनस हो जा रहा था और जहाँ औसत अधिक था वहाँ प्लस हो जा रहा था। और हमने आपसे बात की थी कि आप इसको ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पूरे परिणामों का औसत दिया हुआ है उसमें अगर जाने वाला कम है तो यहाँ माइनस और ज़्यादा है तो प्लस। लेकिन अगर इस तरह का प्रॉब्लम है जहाँ परिणाम छूट रहा है वहाँ कम वाले में प्लस और अधिक वाले में माइनस, जस्ट उसका अपोजिट। आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो कम वाला माइनस हो जाएगा, ज़्यादा वाला प्लस, और अगर रिपीटेशन के बजाय छूट रहा है तो कम वाला प्लस होगा, दोनों कम रहा था ना 18 और 21, तो दोनों जगह क्या आ गया है, प्लस। इसे आप याद रख सकते हैं। या फिर जो हमने बात की कि सीधा हिसाब रखें कि अगर वो 23 लेके निकलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 23 ही बचता, लेकिन वो छोड़ के निकल रहा है। प्रथम 22 5 छोड़ के निकल रहा है और अंतिम 22 2 छोड़ के निकल रहा है, किसके लिए, इसी के लिए, तो इसको मिल गया। ठीक है, ट्रिक आप ना ही याद करें तो बेहतर है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका हम लोगों ने सीखा था उसकी बात अगर हम लोग करें तो देखिए हम लोगों ने बात की थी इस रेशियो की। ये रेशियो कितना है, 1:1। ये रेशियो अगर 1:1 है तो 18 और 21 का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 18 + 21/2 यानी 19.5 है ना। मतलब इन 44 परिणामों का औसत कितना आएगा, 19.5। इन 44 परिणामों को निकाल दिया जा रहा है, इन 44 परिणामों को निकाल दिया जा रहा है। ये 44 परिणाम अगर 23 लेके नहीं निकलते तो जो बच जाता उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 23 ही बचता। लेकिन ये 19.5 लेके निकल रहे हैं, मतलब अपना 3.5 छोड़ रहे हैं, किसके लिए, इसी के लिए 44 लोग 3.5 छोड़ के जा रहे हैं। वही चीज़ आएगा, ये देखिए 3.5 का मतलब 7/2, 2 से 44 कटेगा 22 बार में, 22 गुना 7 154, 154 प्लस 23 177। तो जिस भी तरीके से आप अप्रोच करें, आपको अगर क्वेश्चन है तो आपको हमेशा ऐसा ही अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आई है बात समझ में, किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी स्टेशन के रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन 750 यात्रियों के 20 सप्ताहों तक का खान पान का प्रबंध के लिए रसद है। यदि 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन औसत 450 बढ़ जाता है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। ये क्वेश्चन एवरेज का एक्चुअली है नहीं, ये औसत शब्द लिखा हुआ है इसलिए शायद इसे औसत चैप्टर में डाल दिया गया है। ये है कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। और हम लोगों ने, अगर आप वीडियोज लिस्ट में जाके देखें तो एक हम लोगों ने किया हुआ है पहले, हाउ टू डू डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑन ए सिंगल कंसेप्ट। हम लोग एक सिंगल कंसेप्ट पर अरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन को कैसे करें, और हम लोगों ने वो कंसेप्ट सीखा था काम के कारकों का गुणनफल बटे काम या परिणाम, काम का परिणाम रिजल्ट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है ना। और इस पर हम लोगों ने बात की थी, अगर आप उस वीडियो को देखें जाकर, टाइटल यही है, हाउ टू डू क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ अरिथमेटिक ऑन ए सिंगल कंसेप्ट। जो आप लोग पढ़ते हैं ना, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2,
ये यहीं से निकला है, ये उसका जनरलाइजेशन है। अगर हम लोग इसको इस तरह से जनरलाइज कर देते हैं तो इस कंसेप्ट को हम लोग किसी भी चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं। जब M1 D1 H1 था वो केवल टाइम एंड वर्क में यूज़ होता था, पर इस तरीके से लिखने से हम उसको किसी भी चैप्टर में SI CI SCF LCM बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा। अगर उस वीडियो को देखिएगा तो मैंने 7-8 एग्जाम्पल्स में आपको डिस्कस किया अलग अलग चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, सिस्टम पाइप से, जो कि इसी कंसेप्ट पर है ना। कंपाउंड प्रोपोर्शन का ये कंसेप्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी हम लोग उसी पर करेंगे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देखिए और उन एग्जाम्पल्स को समझिए, सीखिए। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 750 व्यक्ति थे, उनके लिए 20 सप्ताह का रसद था, 4 सप्ताह बीत चुका है तो उनके लिए अब 16 सप्ताह का रसद है। और वो रसद अब 750 में 450 और व्यक्ति आ गए हैं, 1200 व्यक्तियों द्वारा खाया जाएगा तो कितने दिनों तक चलेगा। तो 16 से ये कट जाएगा, देखिए 16 7 112, 16 5 80, 75 बार में 75 से ये कट जाएगा 10 बार में, आंसर आपका कितना हो जाएगा 10 सप्ताह। क्लियर है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कक्षा के कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष हो और कक्षा में 32 वर्ष के औसत आयु वाले 12 छात्र और आ जाएं, जिससे औसत आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाए, तो पहले कितने छात्र थे। इसको पहले हम लोग एलिगेशन से करते हैं, फिर एक और तरीका हम लोग देखेंगे। एलिगेशन से अगर करें तो पहले जो छात्र थे उनका औसत कितना था 40, जो शामिल हुए उनका औसत कितना था 32, और इन दोनों के मिलने से पूरी कक्षा का औसत कितना हो जाता है 36, है ना। तो यहाँ देखिए रेशियो कितना हो जाएगा, इधर 4 इधर 4, 4:4 यानी 1:1। शामिल होने वालों की संख्या दी हुई है 12, तो पहले वालों की भी संख्या कितनी रही होगी 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका एलिगेशन का। दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें, ठीक है, कुछ छात्रों की औसत आयु 40 थी, उसमें कुछ छात्र शामिल हो रहे हैं, अगर 40 ही लेकर के आते तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, पर वो लेके कितना आ रहे हैं 32, 8 की कमी हो रही, 12 लोग आ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति 8 कम ला रहा है, और ये कमी सभी छात्रों में 4-4 की कमी कर देती है। तो सभी छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, भागा 4, कितना गया ये देखिए 24, यानी टोटल छात्र 24 हो जा रहा है अब, जिसमें से 12 बाद में शामिल हुए, तो पहले कितने होंगे, पहले हो जाएंगे 24 घटा 12 यानी 12। क्लियर है, वापस से देखते हैं इसको। जो छात्र पहले से थे उनका औसत 40 था, अगर शामिल होने वाले भी 40 वाले होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो शामिल हो रहे हैं 12 लोग, उनका औसत 32 है, यानी प्रत्येक का वैल्यू जो है वो पहले वाले से 8 कम है। तो ये लोग 12 गुना 8 इतना कम ला रहे हैं, और यही कमी अब कुल छात्रों में 4-4 की कमी कर दे रही है। औसत 4 कम हो जाता है तो कुल छात्र कितने हो जाते हैं अब 12 गुना 8/4 यानी 24। तो इसमें से 12 बाद में आए हैं, पहले कितने रहेंगे 12। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1.4 घंटे तक चलता है, यानी पहली बार उसकी जो चाल थी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, नहीं। और सेकंड जर्नी में उसकी चाल क्या है देखिए, 1.2/3 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है 1.2/3 यानी 5/3 घंटे में, है ना। तो ये भी चाल कितना हो जाएगा देखिए, 3 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। दोनों जर्नी में टाइम दोनों का अलग अलग है, यहाँ T1 टाइम है और यहाँ T2 टाइम है। कितना है टाइम उससे अभी हमको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ भी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो समान चीज़ों को किसी भी अनुपात में मिलाएं, x और x को आप किसी भी रेशियो में मिलाएं, है ना। x गुना m जोड़ x गुना n बटे m प्लस n, दिस विल ऑलवेज बी x, है ना। दो समान चीज़ों को आप किसी भी रेशियो में मिलाएं, उनका एवरेज हमेशा वही आएगा, है ना, x ही आएगा। तो यहाँ भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालों को आप समय के किसी भी अनुपात में मिलाएं तो जो आपका एवरेज स्पीड आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, है ना। चालों को समय के अनुपात में मिलाने से V1 T1 प्लस V2 T2 बाय T1 प्लस T2, यही आपका औसत चाल का कंसेप्ट होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अगर दो जर्नी है T1 और T2 समय के लिए, तो यहाँ दोनों जगह अगर V हो जाए तो VT1 प्लस VT2 बाय T1 प्लस T2, देखिए V कॉमन आ जाएगा और T1 प्लस T2 कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत।
तो अगर समान चाल है उसको समय के किसी भी अनुपात में मिलाएं तो एवरेज आपका वही हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बस हमको ये देखना था। हाँ, अगर दोनों जगह अलग अलग चाल होता तो हम लोग इसका यूज़ करते v1t1 प्लस v2t2 बटा t1 प्लस t2, है ना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या कितनी है ना। पास और फेल, पास का औसत है 39 और फेल का औसत है 15। जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो पूरी कक्षा का औसत हो जाता है 35। किस रेशियो में हमने मिक्स किया होगा इसे देखिए, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 20 है, यानी 5:1। तो अगर पास वाले की संख्या हमको निकालनी है तो पास वाले की संख्या हो जाएगी 120 का 5/6 यानी 100। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे चलते हैं। कहता है किसी कॉलेज के भवन निर्माण में योगदान हेतु कुछ व्यक्तियों को योगदान करने के लिए कहा गया। इसमें से 60% व्यक्तियों ने 600 के औसत से योगदान किया, जिससे भवन निर्माण में आने वाले खर्च का 75% पूरा हो गया। और शेष व्यक्ति किस औसत से दान दें ताकि शेष खर्च पूरा हो जाए। देखिए, चलिए हम लोग उनके द्वारा दिए गए औसत खर्च का रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि 100 आदमी था और खर्चा भी 100 था, है ना। तो 60 व्यक्तियों ने कुल मिला के 75 खर्चा किया है, तो बाकी 40 व्यक्तियों को कुल मिला के 25 खर्चा करना चाहिए। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा 75/60, और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा 25/40। इनका अनुपात हम ले लेते हैं, देखिए कट रहा है 25 तिहाई 75, 20 तिहाई 60, 25 तिहाई 75, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40। ये रेशियो आ गया 2:1। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा आपको दिया हुआ 600 के औसत से इन्होंने दान दिया है, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कितना के औसत से दान देना चाहिए 300 के औसत से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए 3 परिणामों का औसत 46 है, जिन दोनों परिणामों की बात की जा रही है वो अपना 46 लेकर के चले जाते तो जो तीसरा बचता वो 46 ही बचता, लेकिन वो ले कितना गए 25, है ना। 2 ले थे, उनको 46 दूनी 92 ले जाना चाहिए था, लेकिन लेके गए 25 दूनी 50। उन्होंने अपना 42 छोड़ दिया, किसके लिए, तीसरे वाले के लिए। तो तीसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 प्लस 42, है ना, यानी 88। क्लियर है। 2 लोग जो बाहर निकल रहे हैं, है ना, पहले 2 परिणाम जो थे जिनका औसत 25 है, उनको अगर निकाला जाए तो उनको 46 दूनी 92 लेके निकलना चाहिए था, पर वो 25 दूनी 50 लेके निकले हैं, 42 उन्होंने छोड़ दिया तीसरे के लिए। तो तीसरा का वैल्यू 46 प्लस 42 88। अगले प्रश्न पर चलते, देखिए क्या कह रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। 9 से 2 तक कितना घंटा हो गया, देखिए 9 3 12 और 2 घंटा और 5 घंटा। 21 से 38 हुआ तो 17 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना। 17 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है कितना घंटा में, 5 घंटा में। हमको कह रहा है दोपहर को तापमान कितना था, यानी 12 बजे, तो 3 घंटा में कितना बढ़ेगा निकाल दीजिए, और 9 बजे के तापमान में उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, 21 डिग्री सेल्सियस में हमने ये जोड़ दिया। ठीक है, 5 घंटे में 17 डिग्री बढ़ रहा था, 3 घंटे में कितना बढ़ेगा, इसको आप देख लीजिए। 17 × 51/5, 21 प्लस 51/5, 51/5 का वैल्यू 10.2 आएगा, और इसको अगर जोड़िएगा तो 31.2 आ जाएगा, नहीं 31.2 डिग्री सेल्सियस। भाग दे सकते हैं आप इसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले औसत 18 था, तो अभी औसत कितना हो जाएगा 21, क्योंकि दोनों में 3-3 साल बढ़ेगा तो औसत में 3 साल बढ़ जाएगा। अभी औसत 21 है। यदि सी के जुड़ जाने से औसत हो जाता है 22, सी के जुड़ जाने से औसत में वृद्धि हो रही है, मतलब सी अगर 21 से लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर उसके आने से ए बी और सी तीनों में 1 साल का वृद्धि हुआ है, यानी वो कितना लाया 21 + 3 24। ठीक है, क्लियर है। सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापक्रम 39 डिग्री सेल्सियस था और पूरे सप्ताह का औसत तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस था। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का औसत तापक्रम क्या था, ये हमारा प्रश्न है ना। तो जो सप्ताह के अंतिम 3 दिन हैं, अगर पूरे सप्ताह का 40 है तो उनको भी 40 होना चाहिए, पर जो पिछले 4 दिन थे वो 39 थे, मतलब उनमें 1 की कमी थी, यानी 4 की कमी थी। तो उस 4 की कमी को यही 3 पूरा करेंगे, तो उस 4 की कमी को यही 3 पूरा करेंगे, यानी इनको बढ़ना पड़ेगा। कितना बढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक को 4/3। तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा 40 + 4/3, यानी 41.33, है ना।
ऐसा ऑप्शन है एक डी नंबर। वापस देख लेते हैं हम लोग। जो 3 दिन बाद वाले थे, पूरे सप्ताह का 40 था तो उनको भी 40 होना चाहिए, लेकिन पहले वाले 4 दिन कम थे। जितने कम थे उनकी पूर्ति कौन करेंगे? यही 3 दिन, है ना। वो लोग कितना कम थे? तो 4 में से प्रत्येक एक एक कम था। 4 की कमी थी, 4 की कमी इन्होंने पूरी की, तो प्रत्येक में कितना बढ़ जाएगा? 4/3। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। 7 बच्चों के एक समूह की औसत आयु है 12 वर्ष। एक 6 वर्षीय बच्चा कक्षा छोड़कर चला जाता है, समूह छोड़कर चला जाता है। 2 वर्ष बाद शेष सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? अच्छा, जो जाने वाला बच्चा है वो अगर 12 वर्ष का ही होता तो शेष सदस्यों की औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जाने वाला बच्चा 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का है, तो वो अपना 6 वर्ष छोड़ रहा है बाकी लोगों के लिए। बाकी कितने लोगों के लिए? 6 लोगों के लिए। 7 में से 1 निकल रहा है, तो बाकी 6 लोगों में 6 वर्ष का इजाफा हो रहा है, तो औसत में कितने का इजाफा हो जाएगा? 1 का। यानी उसके जाने से इनका औसत 1 बढ़ जाएगा। 12 से कितना हो जाएगा? 13। तो जो बचे हुए 6 लोग बचते हैं उनका औसत हो गया अभी का कितना? 13। 2 वर्ष बाद पूछा है तो प्रत्येक में 2-2 बढ़ेगा, तो औसत में भी 2 बढ़ जाएगा, 15। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 छात्रों को एक समूह ने एक परीक्षा दी और एक छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 की वृद्धि हो गई है। अच्छा, उससे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए? मतलब पहले जो औसत था और इसका जो मार्क्स है, ये पूछा है कि पहले वाले औसत से कितना ज़्यादा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा रहा होगा? जितना ये वृद्धि कर देता है, ये कितना वृद्धि कर रहा है? तो 19 छात्र पहले थे, एक छात्र और खुद ये शामिल हुआ है। 20 छात्रों में 1.5 की वृद्धि, तो 20 गुना 1.5, 20 गुना 1.5 है ना, कितना? 30। ये पहले वाले औसत से 30 ज़्यादा लाएगा, तभी सभी 20 लोगों में 1.5 की वृद्धि कर पाएगा। तो इसका मार्क्स पहले वाले औसत से 30 ज़्यादा रहा होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8 पुरुषों का औसत भार 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर जाता है। अगर 65 के बदले 65 ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से 8 लोगों में 1.5 kg बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पुरुषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है ना। कोई निकला है और फिर उसके स्थान पर दूसरा आया है, तो 8 व्यक्ति की जगह 8 ही बच जाएंगे, 8 से 9 नहीं होगा। तो 8 में 1.5 kg बढ़ा देगा आने वाला, यानी 65 से 8 गुना 1.5 ज़्यादा लाना पड़ेगा। 8 गुना 1.5 12, 3/2 आप इसको लिख सकते हैं। 65 + 12 कितना? 77। यानी जो व्यक्ति उसके स्थान पर आ रहा है वो 77 किलो का है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, अगला प्रश्न है ये। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, या तो आप याद रखें कि सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1, है ना। औसत अगर हम बोलें तो n × n + 1/n, यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत होगा n + 1। तो प्रथम 10 पूछा है तो आंसर 11। और अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं तो हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, और उससे पहले भी एवरेज के जितने सारे वीडियो, एवरेज एंड एलिगेशन के जितने सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं अब तक, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने एवरेज एलिगेशन के सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने किए हैं। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है आप देख लें जा करके। अगर संख्याएं एपी में होती हैं, जो मीन और मीडियन होता है उसका वैल्यू समान होता है, और वो होता कितना है? शुरू से nवां पद प्लस अंतिम से nवां पद बटे 2। ठीक है। अगर ये आंकड़ों की संख्या विषम होती है, कल भी हम लोगों ने वीडियो में बात की है ना। जैसे कि आंकड़ों की संख्या 5 है तो मीडियन कौन होगा? 5 + 1/2, यानी 6/2 तीसरा पद। और अगर इवन है, जैसे 6 पद हैं, तो 6 का आधा तीसरा और उसके बाद वाला चौथा, तीसरा प्लस चौथा बटे 2, ऐसा कर सकते हैं। या शुरू से nवां पद प्लस अंतिम से nवां पद बटे 2 करें तब भी यही वैल्यू आएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। गिनती में 10 है, गिनती में 10 है। क्लियर है। इवन है तो 10 का आधा 5 और 5 के बाद वाला छठा, पांचवा और छठा, पांचवी सम संख्या कितनी? 10, छठी सम संख्या कितनी? 12। 10 12 का औसत कितना? 11। यही आंसर आएगा। या आप शुरू से नवा, पहली सम संख्या और 10वीं सम संख्या, पहली सम संख्या 2 और 10वीं सम संख्या 20, इनका भी औसत कितना आएगा? 11। कहीं से आप निकालें 11 ही आएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखें जा करके, आप इससे और भी आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रथम 40 प्राकृत संख्या का मान, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अगर हम प्राकृत संख्या के योग की बात करें तो n × n + 1/2 है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग।
औसत कितना हो जाएगा देखिए, अगर n से डिवाइड करेंगे तो n+1/2। प्रथम 40 पूछा है तो 1 + 40/2, 40 से 41/2 यानी 20.5। ठीक है, और हम लोगों ने जो AP का सीखा है उससे बनाए तो कुछ भी काम करें, हम प्रथम 40 पूछा है, 40 हमारा इवन है, 40 का आधा 20वां, 20वीं संख्या प्राकृतिक संख्या और 21वीं प्राकृतिक संख्या का आधा, ये भी 20.5 आएगा। या फिर आप काम करें पहला और 40वां का आधा, तब भी 20.5 आएगा, कहीं से काम करें आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 व्यक्ति होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 12 रुपया खर्च किया प्रत्येक ने, और 9वें ने सभी 9 के कुल व्यय के औसत से 8 रुपया अधिक खर्च किया। उसके बाद खर्च की गई कुल राशि कितनी थी? बड़ा ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9वां व्यक्ति को औसत से 8 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा। क्यों खर्च करना पड़ा? जो बाकी 8 व्यक्ति थे उन्होंने कम किया होगा, उसी की पूर्ति करने के लिए इसको एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो ये जितना एक्स्ट्रा कर रहा है उधर उतना कम ही रहा होगा 8 लोगों में। तो ये औसत से 8 रुपया एक्स्ट्रा कर रहा है खर्चा, तो उधर 8 लोगों ने टोटल में 8 का कम खर्चा किया होगा, है ना। तो ये 8 रुपया उनमें ले जाके बांट दीजिए। उन्होंने 12 रुपया खर्चा किया था, तो उनको औसत के बराबर होने के लिए 8 और खर्चा करना चाहिए। 8 व्यक्तियों को 8 खर्चा करना चाहिए, तो उनके औसत में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, है ना। 8 व्यक्तियों को मिलकर 8 खर्चा करना, तो एक व्यक्ति पर कितना पड़ेगा? 1 रुपया। इनका मतलब उनका औसत कितना था? 13। तो टोटल खर्चा कितना था? 13 9 117। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? वापस से आप सुन लें। जो 9वां व्यक्ति है वो औसत से 8 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। क्यों खर्च कर रहा है? क्योंकि जो पहले वाले 8 व्यक्ति हैं उन्होंने कम खर्च किया होगा। कितना कम खर्च किया होगा? जितना ये ज़्यादा कर रहा है, ये 8 रुपया ज़्यादा कर रहा है, तो वो 8 मिल करके 8 कम खर्चा किए होंगे, है ना। तो उनको वापस औसत पर बराबर लाना है, तो ये 8 उनको ले जाके बांट दें। उनको बांटेंगे 8, तो प्रत्येक में की वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक ने पहले 12 खर्चा किया था, तो अब कितना? 13, और औसत के बराबर हो गए वो। इसका मतलब औसत कितना था? 13। 9 व्यक्तियों पर कुल खर्चा कितना? 13 9 117। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है 30 लड़कों की कक्षा का औसत भार 200 ग्राम तब घट जाता है जब 25 किलोग्राम वाले लड़के के कक्षा से चले जाने पर एक नया लड़का शामिल हो जाता है। अगर नया लड़का भी 25 केजी का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके आने से, है ना, 30 लोगों के भार में 200 ग्राम कमी हो जाती है ना। कमी हो जाती है मतलब इससे कम आया होगा, इससे कम आया होगा। कितना कम आया होगा? 30 गुना 200 ग्राम। हमको केजी चाहिए। 200 ग्राम को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 केजी आएगा। 25 में से 6 केजी घटा दीजिए, 19 केजी। इधर केजी है, उधर ग्राम है। 19 केजी। जो लड़का आ रहा है वो 19 केजी का है। उसके आने से कमी हो जा रही है, मतलब वो कम ला रहा है। अगर 25 ही लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 से कितना कम लाया? जितनी कमी हो रही है, पूरे 30 लोगों में 200 ग्राम की कमी हो रही है। यहाँ 31 हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट है, किसी के स्थान पर वो वापस आ रहा है, तो संख्या में कमी या वृद्धि नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाएगी उनका औसत 10 हो जाए? अगर औसत 8 है, आपको 7वीं संख्या जो लानी चाहिए वो 8 लानी चाहिए, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसके आने से पहले वाले 6 और एक वो खुद, सभी 7 में 2 2 की वृद्धि हो गई, मतलब 7 गुना 2 एक्स्ट्रा लाया वो। तो वो कितना लाया? 14 8 22। 7वीं संख्या 22 जोड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक कक्षा में, अगला प्रश्न, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका वो औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ता है तो औसत 100 ग्राम से कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले लड़के का वजन कितना है? एक लड़का कक्षा छोड़ रहा है ना, 100 ग्राम की कमी हो जाएगी। तब कितने लोगों में 100 ग्राम की कमी होगी? अगर वो 45 केजी ही लेके जाता, अगर वो 45 केजी ही लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके जाने से बाकी लोगों में कमी हो रही है, मतलब वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। कितना एक्स्ट्रा ले जा रहा है? तो बाकी 49 लोगों में 100 ग्राम की कमी हो रही है, तो 4.9 केजी एक्स्ट्रा ले जा रहा है। तो उसका वजन कितना है? 49.9 केजी। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? 49 व्यक्तियों को 100 ग्राम बढ़ाइएगा तो 4.9 केजी आएगा। 49 गुना 100 बटे 1000। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30 29 25 20 है, 30 29 25 और 20, ये 4 संख्याएं हैं, सबका औसत 25 ही है, तो जो 5वीं संख्या है वो भी 25 रहनी चाहिए। लेकिन अगर इधर ज़्यादा है तो इसमें कमी हो जाएगा। इधर ये देखिए 5 ज़्यादा था, है ना। इधर ये देखिए 4 ज़्यादा था, ये 0 ज़्यादा था और ये 5 कम था। तो फाइनल जो इस पर प्रभाव पड़ेगा, देखिए ये कमी ये वृद्धि तो मैनेज हो जाएगा। ये 4 एक्स्ट्रा है तो ये 4 क्या हो जाएगा? कम।
इसके कारण से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी पाँचवीं संख्या हमारी 21 रही होगी। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है तीन बड़ी संख्याओं का औसत। तीन बड़ी संख्या कौन कौन है, 30, 29 और 25। 30, 29 और 25 का औसत आपको निकालना है। या तो आप तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि हमने 29 ही मान लिया है ना, 29 ही मान लिया अपना औसत। तो यहाँ है हमारे पास 1 की वृद्धि और यहाँ हमारे पास है 4 की कमी। 30 को अगर हमने 29 माना तो 1 घटा दिया तो 1 हमको जोड़ लेना चाहिए। 25 को अगर हमने 29 माना, 4 हमने बढ़ा दिया है तो 4 हमको घटा लेना चाहिए, और ये 3 में बट जाएगा नहीं। फाइनली ये कितना आ जाएगा, 28। देखिए 29 और ये 1 घटा 4 -3 बटे 3 -1, 29 - 1 28। क्लियर है। हमने क्या की, पहले पाँचवीं संख्या निकाल ली। पाँचवीं संख्या हमने कैसे निकाली, अगर पाँचवीं सभी का औसत 25 है तो पाँचवीं को भी 25 होना चाहिए, पर अगर इधर ज़्यादा या इधर कम है, अगर इधर चारों मिलके ज़्यादा है तो इधर कमी हो जाएगी, अगर चारों मिलके कम है तो इधर ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैनेज हो पाएगा एवरेज, है ना। इधर देखिए ये 5 ज़्यादा था, ये 4 ज़्यादा था, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं था, ये 5 कम था, तो ये दोनों तो आपस में मैनेज हो गया। ठीक है, इन दोनों से एवरेज आपका 25 आ गया। ये 4 ज़्यादा था तो इधर 4 कमी होनी चाहिए, पाँचवीं संख्या हो गई 21। अब हमसे पूछा है 3 सबसे बड़ी संख्या, 30, 29, 25, इनका औसत। या तो आप तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लें, या फिर इनमें से किसी भी एक को मान सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। हमने 29 को माना है, 29 को हमने एवरेज माना। ये 30 एक ज़्यादा था, अगर हमने 29 एवरेज मान लिया तो इसको भी 29 मान लिया, तो हमने एक कम कर दिया तो एक हमको जोड़ लेना चाहिए। 25 को हमने 29 मान लिया है तो 4 हमने बढ़ा दिया तो 4 हमको घटा लेना चाहिए, और ये जो अंतर आ रहा है ये 3 लोगों में बढ़ जाएगा। क्लियर है, एवरेज आपका हो जाएगा 28। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था, दोपहर 12 बजे तक 32 डिग्री हो गया, -13 से 32 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया, 45 का। 3 बजे प्रातः से दोपहर 12 तक 9 घंटा, 9 घंटा में 45 डिग्री बढ़ा है, तो प्रति घंटा कितना, 5 डिग्री। ये तो किसी काम का क्वेश्चन था ही नहीं। चलिए 20 परिणामों का औसत 18, जिनमें प्रथम 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17 है। प्रथम 9 और अंतिम 9 यानी बीच वाला 2 छोड़ दिया जा रहा है, तो जो बीच वाला 2 छोड़ रहा है उनका औसत भी 18 ही होना चाहिए। लेकिन प्रथम 9 14 ही था तो उन्होंने अपना 4 छोड़ दिया, है ना, और अंतिम 9 17 था, उन्होंने अपना 1 छोड़ दिया। वो सब मिल गया इसको, इन्हीं दोनों को, 2 लोग जो बचे हुए थे, तो ये 2 बांट दीजिए। ठीक है, कितना हो गया ये देखिए, 9 चौके 36, 9 एक 9, 45 बटे 2 22.5, 18 प्लस 22.5 यानी 40.5। क्लियर है। जो 2 बचे हुए हैं उनका औसत भी 18 होना चाहिए, लेकिन प्रथम 9 जो है वो 18 के बजाय 14 लेके ही निकल रहे हैं, तो अपना 4 छोड़ रहे हैं, किन के लिए, बाकी बचे हुए दोनों के लिए। और जो अंतिम 9 थे वो 17 लेके निकल रहे हैं, तो वो 18 में 1 छोड़ रहे हैं इसी दोनों के लिए। तो जो छूटा हुआ चीज़ है इनके लिए वो दोनों में बांट दीजिए। ठीक है, 22.5 का वृद्धि हो जाएगा औसत में। एक बाजार में व्यक्तियों के औसत रविवार के दिन 510 और सप्ताह के बाकी दिनों में 240 है। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के माह में प्रतिदिन कितने व्यक्तियों का औसत होगा। अच्छा, रविवार से शुरू होने वाला कोई महीना है, जनरली 4 सप्ताह होता है, 7 चौके 28 दिन में, है ना, और प्रत्येक दिन 4-4 बार आता है। और जिस दिन से महीना शुरू होगा बाकी के 2 दिनों में वहाँ रिपीटेशन होता है। तो अगर संडे से शुरू हो रहा है तो संडे क्या आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, है ना, कैलेंडर आपने पढ़ा हुआ है। महीना संडे से शुरू हो रहा है तो संडे 5 बार आ जाएगा। ठीक है, बाकी दिनों में 240 है और उन 5 दिनों में 510 है। बाकी दिनों में 240 है, अगर उन 5 दिनों में भी 240 ही रहता तो पूरे महीना का औसत 240 होता। लेकिन उन 5 दिनों में 240 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है देखिए, तो 510 में 240 घटा दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा, 270। 270 ज़्यादा है। ठीक, ये 270 5 दिनों तक ज़्यादा था, और यही वृद्धि 30 दिनों में बढ़ जाएगी, औसत में इतना का परिवर्तन आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 से कट जाएगा, 9 बार में 9 × 5 = 45, और आपके पास ये आ जाएगा कितना, 285। क्लियर है। अगर उन 5 रविवारों में प्रत्येक दिन 240 व्यक्ति ही आते तो पूरे महीना के औसत में, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि संडे से शुरू हो रहा है महीना, तो 5 रविवार होगा, है ना, पूरे महीने में। और अगर उन 5 रविवारों को 240 व्यक्ति ही आते तो पूरे महीना के औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, 240 ही रहता। लेकिन उन 5 रविवारों को 240 के बजाय 510 आए हैं,
270 प्रत्येक रविवार को एक्स्ट्रा आया है 5 दिन तक, तो यही एक्स्ट्रा लोग पूरे महीने के औसत को बढ़ा देंगे। कितना से बढ़ाएंगे? तो भागा 30, 30 दिनों के औसत में बढ़ाना है। ये आ गया आपका 285। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है। ए बी सी डी ई लगातार 5 सम संख्या है, एपी में है, तो बीच वाला इनका औसत हो जाएगा, है ना, सी का वैल्यू आ गया 52, है ना, सी का वैल्यू आ गया 52। तो हमसे पूछा है बी और ई का गुणनफल। अच्छा ये 52 आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 54, और ये 56, ये कितना आ जाएगा? 50, और ये 48। हमसे पूछा बी और ई का गुणनफल। बी और ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक 0 आ जाएगा। अंतिम अंक 0 वाला एक ही ऑप्शन है, डी नंबर 2800, है ना। गुना करना चाहें आप तो कर सकते हैं, है ना। 50 50 250 और 6 5 30 280, 280 पर 1 सुनना। ठीक है, चलिए बिना गुना किए भी आंसर कर दिया हम लोगों ने, केवल लास्ट डिजिट से। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4, बॉयज़ का 16.4 है औसत, और गर्ल्स का औसत कितना है? 15.4। पूरे कक्षा का औसत कितना है? 15.8। तो हमसे पूछा है लड़के लड़कियों का रेशियो। इधर देखिए कितना आ जाएगा? 0.6। इधर कितना आ जाएगा? 0.4। कटा दीजिए, रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 2:3। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है। एक स्कूल में 600 छात्र पढ़ते हैं। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, बॉयज़ का 12 ईयर्स है, और गर्ल्स की है 11 वर्ष। पूरे स्कूल का है 11 वर्ष 9 माह, है ना। अगर हम रेशियो निकालेंगे, देखिए इधर घटाएंगे तो इधर 3 महीना और इधर 9 महीना, ये रेशियो आ जाएगा 3:1 का। 600 को हम 3:1 में डिवाइड कर लेंगे, है ना। गर्ल्स की संख्या हो जाएगी कितनी? गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 600 का 1/4 यानी 150। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है देखिए। एक पंसारी के 5 लगातार महीनों की बिक्री 6435, है ना, 6927, 6855, 7230 और 6562 रुपये रही है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी रहनी चाहिए कि औसत बिक्री 6500 रुपया हो। अगर हम पूरे का औसत 6500 चाहते हैं तो छठे महीने में 6500 हमको चाहिए, है ना। अब यदि उधर पिछले 5 महीनों में कम रह गया है तो इधर बढ़ा करके हमको पूरा करना पड़ेगा, या उधर ज़्यादा रह गया है तो इधर कमी करके पूरा करना पड़ेगा। देखते हैं उधर क्या हुआ है। ये 6435, 6500 से 65 कम, है ना। यहाँ 427 का वृद्धि हो गया है, यहाँ 355 की वृद्धि हुई है, यहाँ 730 की वृद्धि हुई है, और यहाँ 62 की वृद्धि हुई। नहीं तो यहाँ अगर कम है तो इधर हमको बढ़ाना पड़ेगा प्लस 65, उधर ज़्यादा है तो इधर हमको कम करना पड़ेगा माइनस 427, है ना, माइनस 355, माइनस 730 और माइनस 62। ये कैलकुलेट अगर हम करना चाहते हैं, देखिए प्लस 65 माइनस 62 प्लस 3, इस प्लस 3 को एडजस्ट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये दोनों हटा देते हैं, प्लस 3 को हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर, 424 हो गया। अब जोड़ देते हैं 7 3 10, है ना, 10 4 14, 1400 ये हो गया, 55 30 85, 85 से 15 ले लिए 100, 1500 और 9 माइनस 1509, 6500 माइनस 1509, ये हो गया 4000, 1500 गया तो 5000, 5000 में 9 और चला गया 4991। ठीक है, 4991। क्लियर है? 6500 में 1509 हम घटाएं, 6500 में पहले 1500 घटाया हमने, बचा 5000, 5000 में 9 और घटा दिया तो 4991 बच गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है, 55 60 और 45 छात्र, संख्या दी हुई है कुछ छात्रों की, 55 छात्र, 60 छात्र और 45 छात्र, इनका औसत दिया हुआ है ना, इनका औसत दिया हुआ है 60, इसका औसत 55 और इसका औसत 60, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, संख्या का अनुपात ले लेते हैं। सरल अनुपात में अगर हम लिखेंगे तो 11 12 और 9, है ना। अब इनका हम औसत निकालना चाहते हैं पूरे समूह का, तो हम कुछ एज्यूम्ड औसत, एज्यूम्ड एवरेज मान लेते हैं, और हमारे लिए ज़्यादा आसान है मानना 60 को, क्योंकि 60 मानने से इन दोनों में कोई डेविएशन नहीं होगा। हमने जो हमारा एज्यूम्ड औसत था उसको 60 मान लिया।
तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं मिला, यहाँ भी कोई डेविएशन नहीं मिला, यहाँ मिला कितना का 5 का। 5 ये कम था, ये 5 कम था, इसको हमने 60 मान लिया, मतलब 5 बढ़ा दिया। 5 बढ़ा दिया तो हमको योग में 5 की कमी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे 12 लोग हैं तो हमको 12 गुना 5 की कमी होनी चाहिए। और ये कमी कौन झेलेगा? तो सभी लोग, 11, 12 और 9 32 लोग। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 60 - 60 बटा 32। एक तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये अगर यहाँ 30 होता, यहाँ 30 होता 2 बार में कट जाता तो 58 आता। यहाँ 30 से बड़ा कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू 2 से छोटा आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 58 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 58 पॉइंट समथिंग। तो इनमें से कोई नहीं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 60 माइनस इस 60 को हम 64 बना दें और प्लस 4 बटा 32 कर दें, कोई दिक्कत? तो देखिए ये आ जाएगा -2, 60 - 2 58, 4 बटा 32 यानी 1/8, 1/8 का वैल्यू 0.125, 58.125 वैल्यू इसका एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, तो चूंकि ऑप्शन हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमको पता चल गया 58 दशमलव कुछ होना चाहिए था वैल्यू, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी से, अगला प्रश्न जो देखिए कह रहा है आपका, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें जो एक 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, इससे औसत आयु में 1 महीने की कमी हो गई। जो गया था उसकी के स्थान पर वापस आया, रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी व्यक्तियों की संख्या 24 की 24 ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 माह की कमी औसत में आई है, इसका मतलब जाने वाले से जो आने वाला है वो 24 गुना 1, 24 में प्रत्येक में 1 माह का कमी हुआ होगा, 24 महीना कम आया होगा। 24 महीना का मतलब 2 साल कम आया होगा। तो जाने वाला 18 साल का था, उससे 2 साल कम, यानी आने वाला कितना साल का है? 16 साल का, 16 ईयर्स। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं हम लोग। ABC 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, है ना। हमसे कहा गया है A में 10% की हुई है वृद्धि, B में हुई है 20% की कमी, तो C में क्या परिवर्तन हो ताकि पूरा जो एवरेज हो हमारा वो 5% की वृद्धि हो जाए। यही है क्वेश्चन। इसके अलावा जो और आपके पास इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ, उनका औसत 600 है, C में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, आपसे वैल्यू पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये 600 नहीं रहता और आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछा जाता, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले परसेंटेज वैल्यू पर ही काम करते हैं कि C में कितने % की वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी ताकि पूरे के औसत में 5% की वृद्धि हो, है ना। तो अगर हमको C में 2 तरीका है इसको करने का हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अगर C में हमको 5 की वृद्धि चाहिए तो C में को कम से कम 5 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अब इधर यदि ज़्यादा हो रहा है तो इसमें कमी करनी पड़ेगी, इधर कम हो रहा है तो इधर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये अकेला एक व्यक्ति था जो कि 5 के बजाय 10% वृद्धि कर रहा था, यानी यहाँ 5% अधिक हो रहा है तो इसमें 5% हमको क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि -20%, यानी 20% की कमी हो रही थी, +5 के बजाय -20, कितना कम ले रहा है? 25 का, 25 का कमी हो रहा था इसमें, तो 25 का हमको क्या चाहिए? 2 व्यक्तियों में वृद्धि। और ये कौन पूरा करेगा? यही C में कितना लोग हैं? 3, है ना। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 प्लस ये देखिए 25 दूनी 50 घटा 5, 45 बटे 3 15, यानी C में हमको करना पड़ेगा 20% का वृद्धि। दूसरा तरीका क्या है? देखिए टोटल हमारे पास 3 2 5 1 6 लोग हैं और 6 लोगों में प्रत्येक में हमको 5% की वृद्धि चाहिए, औसतन 5% की वृद्धि चाहिए, मतलब हमको टोटल चाहिए औसत जो है योग वो 30 का, 6 लोगों का योग चाहिए 30, है ना। उसमें से ये एक व्यक्ति 10 हो चुका है और ये 2 व्यक्ति -40 हो चुका है, मतलब इन दोनों को मिलाकर के -30 हो चुका है। -30 में क्या जोड़ें कि +30 हो जाए? -30 में क्या जोड़ें कि +30 हो जाए? -30 में क्या जोड़ें कि +30 हो जाए? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। ये 60 कौन प्रोवाइड करेगा हमको? जो बचा हुआ है, कौन? C में 3 लोग हैं, तो C में परसेंटेज वृद्धि आपको कितनी करनी पड़ेगी? +60 आ रहा है, यानी वृद्धि करनी पड़ेगी 60 बटे 3, यानी 20% की, है ना। क्लियर है? तो आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से C में होने वाला परसेंटेज वृद्धि निकाल सकते हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको ये जो 600 दिया हुआ था एवरेज, ये नहीं देगा। अभी हमको 600 दिया था, हम सबका वैल्यू अलग अलग निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमको सीख लेना चाहिए परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं वैल्यू निकालने का, है ना। इनका औसत दिया हुआ 600, देखिए ये कितना है? 3 2 5 1 6, 6 लोगों का औसत कितना होगा? 2 का वैल्यू 600 दिया हुआ है, तो 3 का नहीं है, C का वैल्यू, यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
900। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900, यानी सी जो है वो 900 के बराबर है, उसमें हमको चाहिए 20% की वृद्धि। 900 का 20% कितना हो जाएगा 180। आपको 180 की वृद्धि सी में करनी पड़ेगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट जो है सी का निकालने के लिए आप दोनों में से कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओरली कर सकते हैं आप, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए जो स्टेप्स हमने किए हैं वो आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि हमको टोटल 6 लोगों में 5-5% वृद्धि चाहिए तो +30 चाहिए, +30 में ये दोनों मिलके कितना कर लिया है तो 10 और 20 दूनी 40, -40 -30 कर लिया है। तो -30 से +30 बनाने के लिए 60 बढ़ाना पड़ेगा, 60 का वृद्धि इसमें करना पड़ेगा। यहाँ 3 लोग हैं तो प्रत्येक में 20 का वृद्धि, तो सी में औसतन वृद्धि करनी पड़ेगी 20% की। सी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लिया हमने कि इनका औसत 3 2 5 1 6, 6/3, तो 2 का वैल्यू 600 दिया हुआ, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। 900 में 20% यानी 180 का वृद्धि करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदता है, मरम्मत पर 3 लाख खर्च करता है, यानी टोटल खर्चा हमारा 5 लाख का हो गया। और हमको कह रहा है कि एक ट्रैक्टर जो है बेच देता है 1 लाख में और टोटल 40% का लाभ चाहिए। 5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, टोटल 40% का लाभ चाहिए। 5 लाख का 40% 2 लाख है ना। 5 लाख का 40% 2 लाख, तो टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास 7 लाख होना चाहिए। 7 लाख में एक ट्रैक्टर बिक चुका है 1 लाख में, तो बाकी 3 ट्रैक्टर का 6 लाख होना चाहिए। तो एक ट्रैक्टर का औसत कितना हो जाएगा 2 लाख। कुछ करना है नहीं इस क्वेश्चन में। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसकी पत्नी उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष पूर्व 2 वर्ष और पूर्व, ऐसा है ना। तो 5 वर्ष पूर्व पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 20 थी। 5 वर्ष पूर्व पत्नी और पुत्र का औसत आयु 20 था, तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा कितना 22, 2 बढ़ जाएगा है ना। 5 साल पहले से अगर हमको 3 साल पहले पर जाना है तो यहाँ से 2 बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ औसत अगर उनका पत्नी और पुत्र का 20 था तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा 22 है ना। जिस समय उसकी पत्नी और पुत्र का औसत 22 था, उसको मिलाने लेने पर औसत हो जाता है कितना 27, उसके आने पर 27 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो जो है इन दोनों में भी 5-5 का वृद्धि करता है, यानी 10 एक्स्ट्रा लेके आता है। इसका मतलब उसका कितना है 37 वर्ष। 37 वर्ष 3 वर्ष पूर्व है, अभी कितना हो जाएगा 37 3 40 वर्ष। क्लियर है? समझ में आई बात? वापस देखें, 3 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और पुत्र का हो गया कितना 22 साल है ना। अगर उसको भी शामिल हम कर लें तो हो गया कितना 27 साल। तो वो अपना खुद तो 27 का रहा ही होगा, इन दोनों में भी 5-5 का वृद्धि कर दिया, औसत 27 हो गया है तो 10 का वृद्धि कर दिया। इसका मतलब 27 + 10 37, या आप ऐसे समझें वो 22 का ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों में 5 × 15 का वृद्धि हो गया, 22 15 37, यानी मतलब 3 वर्ष पूर्व वो 37 साल का था, अभी कितने साल का है 40 साल का। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आज लगता है टोटल 32 क्वेश्चन हो गया है ना। कल और आज मिला के 60 क्वेश्चन हुए हैं, और भी मुझे लगता है कि 40-45 क्वेश्चन और हैं जो हमें करने हैं एवरेज में आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर से। ठीक है, तो अगले वीडियोस में उसको करेंगे। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग वीडियोस को शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उसे देखकर लाभ उठा पाएँ। किसी भी तरह की समस्या अगर आपको होती है सवाल समझने में और तरीके समझने में, सवाल जो सॉल्व हम करवा रहे हैं उसका तरीका समझने में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।